हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नोट्स। ठीक है। इसके पहले के वीडियोज में यानी इसके पहले की कहानी में हम लोगों ने देखा कि सेल क्या है और वो किस चीज का मतलब कि सेल क्या है और वो किस तरीके से होता है और उसकी खोज किसने किया था। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल किन चीजों का बना होता है, यानी कि सेल के कितने पार्ट होते हैं और वो किन चीजों के बने होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे फिफ्थ लेसन का सेकंड हेडिंग है 5.2 व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल किन चीजों का बना होता है। या फिर इसी से लगा हुआ दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी कि सेल किन चीजों का बना होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें सेल को जब अंडर माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप में जब सेल को देखा जाता है तो उसके बेसिकली ये तीन पार्ट आपको दिखाई देते हैं। सेल का स्ट्रक्चर एज्यूम करिए कि इस तरीके से है। ठीक है। मान लीजिए कि ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल जो कि प्लांट की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पे सबसे बाहर की परत हो गई। उसके नीचे जो ये वाली लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद बीच में एक आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, इसका नाम न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो मटेरियल भरा हुआ है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके पहले हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म टर्म का यूज कहाँ होता है। ठीक है। तो पुरकिंजे ने इसको खोजा था, नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक होता है इसके बारे में पिछले वीडियोज में बात हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोस्कोप सेल को, यानी कि अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये तीन भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो एक एक करके हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है या फिर जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग आप लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? परत। ठीक है। तो मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा को घेरे हुए जो मेम्ब्रेन है उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दिया गया। इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है आखिर? क्योंकि इसने प्लाज्मा को घेर रखा है। ठीक है। प्लाज्मा का मतलब उसके अंदर की जो चीज है, सेल के अंदर की जो भी मटेरियल है, प्लाज्मा है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए एक मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि एनिमल सेल अगर है तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट कवरिंग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये क्वेश्चन उठता है तो आप यहाँ पे आंसर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग का मतलब सबसे बाहर की जो कवरिंग लगी हुई है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या है? जैसे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये प्रोटोप्लाज्म हुआ,
यहाँ पे एक दूसरा सेल है, इसका भी प्रोटोप्लाज्म होगा। तो इसके प्रोटोप्लाज्म को और इसके प्रोटोप्लाज्म को, इन दोनों को अलग करता हुआ जो मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट को बाहरी यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड वर्क इज टू सेपरेट सेल कंटेंट, यानी सेल के कंटेंट को, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल भरा है उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा करके रखना, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल उठाया जाता है कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, क्या ये हर किसी चीज को अंदर जाने देता है या हर किसी चीज को बाहर जाने देता है? तो जवाब है कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज को अंदर या बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को सेल के अंदर जाने देता है जिनकी सेल को जरूरत होती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को सेल के बाहर जाने देता है जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है कि किन चीजों को अंदर जाना है और किन चीजों को बाहर जाने देना है। ठीक है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये चुनाव करता है, सेलेक्ट करता है, तब परमिट करता है। ठीक है, तो चुनाव करके ये परमिट करता है, तब चीजों को अंदर या बाहर होने देता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है, इसके नाम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीजों को सेलेक्ट करता है, फिर उसे परमिट करता है। ठीक है, कहाँ से? मेम्ब्रेन से। यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, अपने अंदर से सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने देता है जिनकी सेल को जरूरत होती है या सेल को जरूरत नहीं होती है। सेल के अंदर जिन चीजों की जरूरत नहीं है सेल को, उसे वो बाहर जाने देता है। ठीक है, और जो जरूरत की चीज है सेल की, उसको नहीं बाहर जाने देता। बाहर से जो जरूरत की चीज है उसे सेल के अंदर आने देता है, और जो बेकार की चीजें हैं जिनकी सेल को उस समय फिलहाल जरूरत नहीं है, तो उनको सेल के अंदर नहीं आने देता। यानी पिक एंड चूज वाला है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? तो इसका जवाब है बिकॉज इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि इट अलाउज यानी बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट यानी ये अलाउ करता है या परमिट करता है किस चीज की? द एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री मीन्स अंदर जाना, एग्जिट मीन्स बाहर। ठीक है, तो किसी चीज के अंदर यानी किसी चीज की एंट्री और एग्जिट को ये परमिट या अलाउ करती है सिर्फ कुछ मटेरियल के, सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट आल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, यानी कि कुछ चीजों को की एंट्री और एग्जिट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को। ठीक है, तो why plasma membrane is called selectively permeable membrane? Because it allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. Second क्या है कि it also prevents the movement of some other material, यानी कुछ दूसरे materials भी होते हैं जिनकी एंट्री को ये प्रिवेंट करती है, यानी कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं जाने देती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। नाम पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्ट करता है, परमिट करता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर राइट कर लेंगे। दो क्वेश्चन और उठते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन उठते हैं कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर कोई सब्सटेंस कैसे चला जाता है। ठीक है, तो दो तरीका है, एक जिसमें एनर्जी यूज होता है
और दूसरा तरीका है जिसमें एनर्जी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन एक और है कि हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। यानी सवाल तो ठीक है, सवाल यही उठता है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर आखिर चीजें जाती कैसे हैं। कुछ तो होता होगा, कोई तो फोर्स लगता होगा, ठीक है, या फिर सेल के बाहर चीजें कैसे जाती हैं, इसके लिए भी कोई तो प्रोसेस होता होगा। तो जैसा कि अभी बताया हमने कि इसमें दो तरीके की प्रोसेस होती है, जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव दो बातों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर अगर बात करें कि जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती, वो कौन सा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस है डिफ्यूजन। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर हो गया कि डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की हिंदी मीनिंग होती है विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो वर्ड यहाँ पे है, पहले तो आप इसको ही याद करिए, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। ठीक है, तो दो दो प्रोसेस होती हैं जिससे सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप अंदर या बाहर जाते हैं। ठीक है, बाकी बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिफ्यूजन। चलिए बाबू नोट करिए इसको, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, पिछले हेडिंग में हम लोगों ने जैसे कि देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर और बाहर चीजें कैसे जाती हैं, तो कुछ चीजें तो अपने आप चली जाती हैं। ठीक है, तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यानी कि एक प्रोसेस है डिफ्यूजन और एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एनर्जी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इनको पैसिव ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इन सब में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं, यानी ये अपने आप मूवमेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट आखिर होता कैसे है, एक प्रेशर की वजह से। ठीक है, वो प्रेशर कौन सा होता है, वो डिफ्यूजन प्रेशर होता है। जैसे डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर लगेगा। ऑस्मोसिस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ये लगता कहाँ पे है, ये अपने आप ये प्रक्रियाएं होती क्यों हैं। ठीक है, ये होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जहाँ पे कोई चीज ज्यादा होती है, खास करके ये लिक्विड और उसमें घुलने वाली चीजों के बारे में बात हो रही है, या फिर गैसेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चीजें जहाँ पे ज्यादा होती हैं, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता जहाँ पे ज्यादा है, किसी भी पार्ट मटेरियल का या किसी भी पार्टिकल का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा होता है, वहां से वो वहां जाने की कोशिश करती हैं जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एक ग्लास है, काफी बड़ा ग्लास है, तो इस ग्लास में अगर हम शुगर के पार्टिकल्स डाल देते हैं, यानी कि 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो इसको घोलने के दो तरीके हैं। एक कि आप उसे मूवमेंट, उसमें जो है हलचल करिए, चम्मच डाल करके उसको हिलाइए। ठीक है, तब वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप कुछ मत करिए, उस ग्लास को उसमें चीनी डाल करके एक जगह पे रख दीजिए। फिर भी कुछ समय के बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये अपने आप मूवमेंट हो रही है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। जब आप मूवमेंट करवा देते हैं उसमें, तो इनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी चीजें घुल जाती हैं। आप नहीं मूवमेंट करेंगे उसमें, तो भी ये चीजें, यानी शुगर जो है वाटर में धीरे धीरे करके घुल जाएगा। अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने शुगर पार्टिकल्स को डाला, तो शुगर पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी और उनकी डेंसिटी भी ज्यादा थी वाटर से, तो वो नीचे जाकर के बैठ गए हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये हाई कंसंट्रेशन पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट इनका ज्यादा है, और इस जगह पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, या ना के बराबर है। तो शुगर के पार्टिकल्स करते क्या हैं, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि
हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये क्या करते हैं कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ शुगर के पार्टिकल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करने लगते हैं, अपने आप ये मूवमेंट करने लगते हैं। यानी कि शुगर के पार्टिकल, ये आप कुछ देख रहे होंगे कि ये घुलता हुआ सा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिकल मतलब कि ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास लीजिए, उसमें जो कपड़े में कलर देने के लिए जो नील आता है उजाला का, या कोई भी नील हो या कोई कलर ही क्यों ना हो, उसको आप 2 बूंद या 3 बूंद उसमें डालिए, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करिए। जब आप उसको देखेंगे तो वो अपने आप वो नील का जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे करके पूरे वाटर को ब्लू कर देगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन से, ठीक है। तो डिफ्यूजन में हुआ क्या कि जब पार्टिकल्स आपने उसमें डाला, तो जहां पे वो एक बूंद गिरी थी वहां कंसेंट्रेशन उसका ज्यादा था, और उसके अगल बगल ग्लास में जो जगह थी उसमें कंसेंट्रेशन उस पार्टिकल का कम था, जिसकी वजह से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट शुरू हो गया, और पूरा का पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद वो सारी चीजें आपस में मिक्सअप होकर के एक हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब तक होता है ये डिफ्यूजन? जब तक कि ये पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाला, अपने आप होने वाला। तो अपने आप होने वाला जो मूवमेंट है उसे हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। अपने आप होने वाली जो गति है, तो गति किसकी हो रही है? ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, किसी पदार्थ की गति हो रही है। फ्रॉम मतलब से, तो कहां से हो रही है? ए रीजन ऑफ ए हायर कंसेंट्रेशन, यानी जहां पे उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां को हो रही है? टू, टू मतलब को, तो कहां को हो रही है? ए रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो, यानी कि जहां पे उस पार्टिकल का कंसेंट्रेशन कम है। तो इस प्रैक्टिकल को ध्यान में रखेंगे, जैसे ही डिफ्यूजन वर्ड बोला जाएगा तुरंत आप ये याद रखिए, ठीक है, कि चीनी डाल दिया हमने, चीनी के पार्टिकल अपने आप घुलने लगे, तो वही डिफ्यूजन है। उसी को आप डेफिनेशन के तौर पे कर देंगे कि फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन मूवमेंट, या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये सेल है, ठीक, ये एक सेल है। तो सेल ने कंज्यूम किया ग्लूकोज को और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब बाहर सेल के बाहर कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करेगा, और यहाँ पे एक डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट होगा, और ये जो CO2 है ये लो कंसेंट्रेशन यानी बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक इसी का उल्टा यहाँ पे होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अंदर यानी सेल के अंदर कम है, तो भी यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और ये ऑक्सीजन जो बाहर ज्यादा है वहां से लो कंसेंट्रेशन यानी अंदर की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, सेल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, अगर कोई पूछे कि सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सेल के अंदर बाहर जो गैस है यानी कि गैसियस एक्सचेंज सेल में कैसे होता है, तो आप सीधे से एक आंसर बताएंगे कि इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन से सेल के अंदर और बाहर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल और भी है जिसमें आप ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑस्मोसिस। तो देखिए, ये ऑस्मोसिस भी एक तरह का स्पेशल डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस में हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है वाटर, ठीक है। हम वाटर के बारे में बात करेंगे कि अगर ये जो कंटेंट है, देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस चल रही होती है। जैसे यहाँ से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे कम है, यहाँ पे हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और जो वाटर है, वाटर में भी यही चीज होता है कि वाटर सोचता है कि जहां पे वाटर नहीं है मैं वहां चला जाऊं,
ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स हैं घुलने वाले, वो सोचते हैं कि मैं जहां पे नहीं हूं मैं वहां चला जाऊं, और वाटर भी तो यही सोचता है कि जहां पे वाटर की कमी है वहां पे वाटर जाने की कोशिश करता है। जैसे एक यहाँ पे एग का एग्जाम्पल दिया गया है कि आप सबसे पहले एक एग ले लीजिए, ठीक है। इसके बाहर ये एक बहुत ही सख्त, यानी कि बहुत ही हार्ड लेयर होती है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक लेयर होगी, ठीक है। इसको डाल दीजिए आप HCl। HCl एक एसिड है। इस एसिड में जब आप एग को डालेंगे तो एग का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो एसिड में घुल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे एक तरीके का जो एक मेम्ब्रेन आपको वहां पे मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही वो मेम्ब्रेन होता है, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल ही होता है, ठीक है। तो उसको उठा करके आप प्योर वाटर में डाल दीजिए। ये कैसा वाटर है? प्योर वाटर। प्योर वाटर में हमने, देखिए, ये एग को डाला हुआ है, ठीक। तो अब इसमें हुआ क्या कि एग के अंदर, यानी ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो कंसेंट्रेटेड है। कंसेंट्रेटेड का मतलब ये है कि वहां पे पानी की कमी है। कंसेंट्रेटेड मतलब गाढ़ापन से आप ले सकते हैं, जैसे हनी कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। गाढ़ापन से आप कंसेंट्रेशन का एक तरीके से तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग के अंदर कंटेंट की कमी है, यानी कि यहाँ पे वाटर की कमी है। सॉरी, कंटेंट तो है ही, मटेरियल तो है ही, लेकिन उस मटेरियल में वाटर की कमी है और बाहर प्योर वाटर है, ठीक है। तो बाहर वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है। तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि बाहर से वाटर की एंट्री अंदर होने लगेगी, और ये जो मेम्ब्रेन है इस वाटर की एंट्री को अलाउ करेगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो एग है, धीरे धीरे वाटर अंदर जाने की वजह से वो फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वॉलन एग आपको देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल, अगर, क्योंकि अब एग को लेकर के आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो HCl आपको घर पे नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आप एक और प्रैक्टिकल कर लीजिए। एक आप इस तरीके से बर्तन लीजिए, यानी कि इस तरीके से ग्लास कोई ले लीजिए, उसमें बाजार से 2-4 रुपए का किशमिश खरीद लीजिए। तो किशमिश जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से श्रिंक्ड होता है, यानी कि सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसको जब आप वाटर में डालते हैं तो किशमिश के अंदर, किशमिश नहीं तो आप चना भी ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। उसको जब आप वाटर में डालते हैं तो बाहर प्योर वाटर जो होता है, वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होने की वजह से वाटर उस जगह जाने लगता है जहां पे उसकी कमी होती है, यानी वाटर उस किशमिश के अंदर जाने लगेगा और वो किशमिश फूल जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। आपको और कुछ प्रैक्टिकल करना है तो जैसे आप जिस कमरे में हैं जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे आप एक सेंटेड कैंडल जलाइए, यानी कि आप यहाँ पे सेंटेड स्टिक आप ले लीजिए, जैसे कि अगरबत्ती, ठीक है। तो अगरबत्ती आप ले लीजिए, उसको आप एकदम कोने में ले जा करके जलाइए, ठीक है। तो जहां अगरबत्ती जल रही, जैसे यहाँ पे आपने जलाया, अगरबत्ती जल रही है, तो यहाँ पे जो धुआं होगा, उस धुआं को तो पहली बात आप देख भी सकते हैं, लेकिन फिर होगा क्या कि धीरे 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 वो धुआं, क्योंकि देखिए जिस कोने में आपने उसे जलाया, जो धुआं वहां पे बना, वो धुआं सिर्फ वहां पे, उसका कंसेंट्रेशन सिर्फ वहां पे ज्यादा था, ठीक है। धीरे धीरे करके जहां पे उसका कंसेंट्रेशन नहीं है, यानी जहां पे उसकी कमी है, वो धुआं का जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल की ये एक बहुत खास क्वालिटी है कि अगर वो उनको मूवमेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो वो एक इक्वली मूवमेंट करते हैं और वो ऐसा कोशिश करते हैं कि सब कुछ इक्वल हो जाए, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। तो हर चीज अपने आप को बैलेंस करती है, ठीक है। जैसे हीट ट्रांसफर होता है तो हायर टू लोअर, ठीक है। एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है हायर टू लोअर। इसी तरीके से जो मटेरियल्स होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाते हैं। तो अगर वाटर को छोड़ के किसी दूसरे मटेरियल के बारे में बात की जा रही है तो वो डिफ्यूजन कहा जाएगा। और अगर वाटर के केस में यही डिफ्यूजन हो रहा है कि वाटर अगर मूवमेंट कर रहा है, वाटर खुद के हायर कंसेंट्रेशन से
लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जा रहा है, यानी कि जहां वाटर ज्यादा है वहां से वाटर उस जगह पे जा रहा है जहां पे वाटर की कमी है, तो उसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक दो चीजें और भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और अगर उनमें सेल को रख दिया जाए तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में जाना, डिफ्यूजन के बारे में जाना। अब हम लोग ऑस्मोसिस का यूज देखते हैं कि कहाँ पे होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये लोग वाटर को अपने अंदर किस तरीके से खींचते हैं, कुछ इसी तरीके से प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो बाद में बात की जाएगी। एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, वो वाटर में वाटर को अंदर बाहर खींचने और बाहर फेंकने का काम करता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि यूजेज ऑफ ऑस्मोसिस क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वाटर को इनगल्फ करने के लिए यानी कि अंदर खींचने के लिए उसे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे जो मछलियां वगैरह जो होती हैं वो सब भी ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही वाटर को अंदर खींचती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे प्लांट सेल हैं, तो प्लांट सेल के बारे में तो पता ही होगा कि उसका जो रूट होता है जो जमीन के अंदर है, वो रूट करता क्या है कि रूट जैसे ये कुछ इस तरीके से सेल है, ठीक है, और यहाँ पे है पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, इनके बीच में वाटर है। तो ये जो रूट है ये क्या करेगा कि वाटर बाहर जाता है, अंदर जो है वाटर की कमी हो जाती है, तो यहाँ से वाटर अंदर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस ही है, यानी कि रूट से प्लांट जो होते हैं वाटर को खींचते हैं, वो भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो ऑस्मोसिस नथिंग इज ओनली डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है, बस वो डिफ्यूजन ही है। तो ऑस्मोसिस में एक खास बात और भी आपको जानना है कि ऑस्मोसिस हो चाहे डिफ्यूजन हो, उसमें ये डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इनको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, सम सेल रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। अब ये प्लांट में होता है, एनिमल में भी होता है, जैसे कि कुछ चीजों की हमें जरूरत है लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ जो है कम है, अंदर की तरफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी जरूरत है, तो वहां पे फिर एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी के थ्रू कोशिका के यानी सेल के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम सेल रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। तो जानते रहिए कि बिना एनर्जी वाले प्रोसेस भी हैं और एनर्जी वाले प्रोसेस भी हैं, और एनर्जी का यूज जहाँ पे होता है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर यानी एनर्जी का यूज नहीं होता उसे पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्लांट सेल के बारे में। या बाई लेयर आप इसका देख रहे होंगे, बाई लेयर में ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं ये लिपिड का बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किस चीज का बना है, लिपिड का बना होता है, लिपिड लेयर का बना होता है, डबल लेयर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डबल लेयर है, लिपिड का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ डबल लेयर होता है, तो लिपिड का बना है। साथ में बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा अंडे की तरह, ये प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोटीन देखिए टनल जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यही हैं जो यहाँ से मटेरियल को अंदर बाहर जाने देते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, इनको टनल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन को मिला करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बनता है।
ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे आता है एंडोसाइटोसिस। क्या वर्ड आता है? एंडोसाइटोसिस। इसमें दो वर्ड आप लीजिए। एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। और साइटोसिस साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर किसी चीज को खींच लेना, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी एनगल्फ कर लेना, उसको खा ले जाना, ठीक है। एनगल्फिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रोसेस है, थ्रो आउट, थ्रो आउट ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में एनगल्फिंग ऑफ फूड होता है और एक्सोसाइटोसिस में थ्रो आउट ऑफ द वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक अमीबा है, एग्जाम्पल अमीबा लेते हैं यहाँ पे। तो ये अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर है टेढ़ा मेढ़ा, ये फूड पार्टिकल है। अमीबा इसके पास जाता है और इसको धीरे से अपनी बॉडी थोड़ी सी टेढ़ी करके इसको अपने अंदर घुसा लेता है। देखिए ये इनगल्फ कर लिया, इसको खा लिया, ठीक है। इसके बाद अंदर ले जाकर के इसे डीजनरेट कर देता है, मतलब कि एक तरीके से इसे तोड़ फोड़ डालता है, उसमें से जो भी मटेरियल उसे यूज करना है उसको यूज करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिर से इस सरफेस पे लेकर के जाता है और इसे फिर थ्रो आउट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? एंडोसाइटोसिस। और यहाँ पे क्या किया? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो दो टर्म निकल के आते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये बात समझ में आई? तो चलिए ठीक है, तो कल जो है यानी कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन के बेस पर। तब तक आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कल हम लोग इस ऑस्मोसिस, खास करके ऑस्मोसिस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के सलूशन होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के सलूशन होते हैं, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, खाली नाम देखेंगे। तो 3 तरह के सलूशन हैं। एक है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सलूशन, ठीक है। तो वाटर और सल्यूट के बेस पर यहाँ पे 3 तरह के सलूशन निकल करके आ रहे हैं। तो हाइपोटोनिक सलूशन, अगला है हाइपर, हाइपरटोनिक सलूशन, ठीक है। इसके बाद एक और है जिसका नाम है आइसोटोनिक सलूशन, ठीक है। तो हाइपर, हाइपो, हाइपर, आइसो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, और आइसो मतलब बराबर, ठीक है। तो आप ये 3 टर्म जानते रहिए। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 3 टर्म के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें सेल के बारे में बताया गया कि सेल के हम 3 पार्ट में करके, सेल को हम 3 पार्ट में करके स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पार्ट था सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में काफी बातें हो गई। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो एक और लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी होता है, काफी लचीला होता है, ठीक है। और कितना लचीला है ये तो देख लो कि सिंगल सेल अमीबा में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी लगा हुआ है ये क्या करता है, ये इतना टेढ़ा मेढ़ा शेप बनाता है कि कोई हद नहीं है, इसका कोई आकार भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का जो सेल होता है वो भी कुछ इसी तरीके की डिजाइन हल्का फुल्का बना लेता है जहां जैसी जरूरत होती है। फ्लेक्सिबल होते हैं, लिपिड प्रोटीन के बने होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, सेलेक्ट करके चीजों को अंदर बाहर जाने देते हैं। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुंची है। कल हम लोग बात करेंगे कि जो कंटेंट है यानी कि जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं और वाटर है, जैसे कि सेल है, और फिर वो जिस सोल्यूशन में रखा जाएगा वो सोल्यूशन क्या है, वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है। और ऐसे सोल्यूशन में जब हम